गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। आज हम लोग फिर से बात करेंगे बड़े सोच का बड़ा जादू, पार्ट नंबर 5। आइए शुरू करते हैं। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलतफहमी को दूर कर लें। ना जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज, या उपन्यास लिखना, या रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना। निश्चित रूप से यह तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का परिणाम है। अंतरिक्ष को इंसान इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें यह बात समझ लेना चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, ना ही अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध होता है। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है, ये रचनात्मक सोच है। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, ये रचनात्मक सोच है। कोई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार की शाम उपस्थिति दोगुनी हो जाती है, ये रचनात्मक सोच है। अगर आप रिकॉर्ड कैंपिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके ढूंढते हैं, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें, या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यवहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण हैं। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के नए सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो, काम धंधे में हो, या समाज में हो। आइए देखते हैं हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। कदम 1, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप ये सोच लें कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे। प्रशिक्षण देते समय मैं रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए अक्सर ये उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आई हैं। उन्हें हमेशा यही लगा कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है, या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार ये पक्का हो जाने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई न कोई इस तरह की बात कहता है। आप ये कहना चाहते हैं 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर उचक्के और बलात्कारी जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेलें ना हो तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएंगी। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं, जितना है हमें उससे ज्यादा जेलों की जरूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की वो खबर पढ़ी थी? और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों का होना क्यों जरूरी है। एक आदमी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होना चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी नहीं बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा कि जेलों को खत्म क्यों करना चाहिए? यह सवाल पूछने के पीछे मेरा एक खास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यह तर्क दिया कि जेलों को खत्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब आप मेहरबानी करके मुझे पर एक एहसान करें, आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर ये यकीन कर ले कि हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए ऐसा करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है? फिर मैं पूछता हूँ, अब हम ये मान लेते हैं हम जेलों को खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे? पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज्यादा युवा केंद्र स्थापित किया जाए तो अपराधों को कम किया सकता है। थोड़ी देर में पूरा समूह जो 10 मिनट पहले तक इस विचार के पूरी तरह खिलाफ था, अब सच्चे उत्साह से काम में जुट जाता है। अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने से पहले संभावित अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। कुछ इस तरह से अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। ये 69 विचारों में से कुछ हैं जो मुझे सुनने को मिले।
मेरा प्रयोग यह था किस तरह जेल विहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है, और अपने प्रयोग में मैं यही साबित करना चाहता था कि जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ ही लेता है। इस प्रयोग का सिर्फ एक संदेश है, जब आप ये विश्वास करते हैं कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने ये सिद्ध कर देता है ये क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं, सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम क्यों किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। ये विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। ये विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता है असफल आदमियों का सोच है। यह बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती है, चाहे वे परिस्थितियां छोटी हो या बड़ी। जिन्हें राजनीतिक नेताओं को यह विश्वास नहीं होता कि अस्थायी विश्व शांति संभव है, वे शांति स्थापित करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग शांति स्थापित करने के रचनात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जिन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि बिजनेस में मंदी अपरिहार्य है, वे बिजनेस चक्र को हराने के रचनात्मक तरीके कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको विश्वास हो तो आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करने के तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप अपने व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर को खरीदार का तरीका खोज सकते हैं। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है, अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे रचनात्मक रूप से। अगर आप उसके काम में रुकावट ना डालें तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी सी नौकरी खोजने में मदद मांगी। वह किसी मेल ऑर्डर कंपनी के क्रेडिट विभाग में क्लर्क था और उसे लग रहा था वहां पर उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। हमने उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात की और ये चर्चा की कि वो क्या करना चाहता था। उसके बारे में कुछ जानने के बाद मैंने कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप बेहतर नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं, परंतु आजकल ऐसी नौकरी हासिल करने के लिए कॉलेज की डिग्री होना जरूरी है। आपने अभी बताया है कि आपने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी कर लें। आप 2 सालों में ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी और उसी कंपनी में मिल जाएगी जिसमें आप चाहते हैं। मैं जानता हूं, उसने जवाब दिया कि कॉलेज की शिक्षा जरूरी है, परंतु मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है। असंभव है क्यों? एक कारण तो यह है, उसने बताया, मैं 24 साल का हूं। इसके अलावा मेरी पत्नी को 2 महीने में दूसरा बच्चा होने वाला है। हमारा खर्च अभी ही जैसे तैसे चल रहा है। मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी और इसलिए मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इस युवक ने खुद को विश्वास दिला दिया था कि कॉलेज पढ़ाई पूरी करना उसके लिए असंभव था। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है तो यह सचमुच असंभव है, परंतु इसी तरह से अगर तुम ये विश्वास कर लो कि तुम पढ़ाई पूरी कर सकते हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब मैं चाहता हूं तुम ये करो, अपना मन बना लो कि तुम कॉलेज जा रहे हो। इस विचार को अपने सोच पर हावी हो जाने दो। फिर सोचो, सचमुच सोचो कि तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो और अपने परिवार का खर्च चलाते हुए ये किस तरह संभव है। 2 सप्ताह बाद आना और मुझे बताना कि तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार आए। मेरा युवा मित्र 2 सप्ताह बाद आया। मैंने अपनी कही बातों पर काफी सोचा। उसने कहा, मैंने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया। हालांकि मैंने विस्तार से इस बारे में नहीं सोचा है, परंतु मुझे लगता है कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और रास्ता निकल आया। उसे ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी ट्यूशन फी, किताबों का और बाकी खर्च निकल गया। उसने अपनी नौकरी के समय को इस तरह करवा लिया जिससे वो कक्षाओं में भाग ले सके। उसके उत्साह को देखकर और बेहतर जिंदगी की संभावना को देखकर उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर अपने पैसों और समय का बजट सफलतापूर्वक बना ही लिया। पिछले महीने उसे उसकी डिग्री मिल गई और अब वो एक बड़े कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम कर रहा है। विश्वास करें, यह हो सकता है। यह रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने रचनात्मक सोच की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। पहला, अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकें। इस शब्द को कभी अपने दिमाग में या जुबान पर ना लाएं। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं यह असंभव है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो साबित कर देते हैं आप सही सोच रहे हैं। दूसरा, किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते हो परंतु उस समय आपको यह असंभव लगा हो। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हमें से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं
और उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा कि ज़्यादातर राज्यों में काउंटियों की संख्या जरूरत से ज़्यादा है। लेख में संकेत किया गया था ज़्यादातर काउंटियों की सीमाएं सदियों पुरानी हैं, उस जमाने की है जब वाहन नहीं थे और जब यात्रा घोड़े और बघी से हुआ करती थी। परंतु आजकल काफी तेज वाहन चलने लगे हैं और सड़कें भी अच्छी हैं, इसलिए अब ये उचित है कि 3 या 4 काउंटियों को मिलाकर एक काउंटी बना दी जाए। इससे बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी और जनता पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। लेखक ने कहा कि उसके विचार से उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया है, इसलिए उसने 30 लोगों से इंटरव्यू लिया और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। परिणाम, उनमें से एक आदमी ने यह भी नहीं कहा कि विचार में दम है। हालांकि यह बात तो तय थी कि ऐसा होने पर उन्हें कम कीमत पर बेहतर स्थानीय सरकार मिल जाती। ये पारंपरिक सोच का एक उदाहरण है। पारंपरिक तरीके से सोचने वाला आदमी के दिमाग को लकवा मार गया है। वो तर्क देता है ऐसा सदियों से होता आ रहा है, इसलिए अच्छा ही होगा और इसे ऐसे ही बने रहने देना चाहिए, बदलने का जोखिम क्यों उठाया जाए। औसत लोग हमेशा प्रगति से चिढ़ते हैं। कई लोगों ने तो मोटर गाड़ी का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रकृति ने इंसान को पैदल चलने या घोड़े की सवारी करने के लिए बनाया है। कई लोगों को हवाई जहाज का विचार इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इंसान को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। बहुत से यथास्थितिवादी अब भी मानते हैं कि इंसान की जगह अंतरिक्ष में नहीं है। एक चोटी के मिसाइल विशेषज्ञ ने हाल ही में इस तरह के सोच का जवाब दिया। डॉक्टर वान ब्राउन का कहना है मनुष्य की जगह वही है जहां मनुष्य जाना चाहता है। 1900 के आसपास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्फ मैनेजमेंट का एक वैज्ञानिक सिद्धांत खोजा। इसका काफी प्रचार हुआ और इसे पाठ्यपुस्तकों तक में शामिल कर लिया गया। यह सिद्धांत था हर माल बेचने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज लो और फिर उससे इधर उधर मत हिलो। इस आदमी की कंपनी की किस्मत अच्छी थी जो सही वक्त पर नए मैनेजमेंट ने आकर डूबती हुई कंपनियों को दिवालिया होने से बचा लिया। इस अनुभव के विपरीत क्रॉफोर्ड एच ग्रीनवाल्ड की फिलॉसफी देखें। ग्रीनवाल्ड एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में उन्होंने कहा एक अच्छा काम कई तरीकों से किया जा सकता है और जितने आदमी हो उतने ही तरीके हो सकते हैं। सच तो यह कि किसी भी काम को करने का कोई एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। घर सजाने का, लॉन को लैंडस्केप करने का, या माल बेचने का, या बच्चे पालने का, या सटीक पकाने का कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। जितने रचनात्मक मस्तिष्क होंगे उतने ही सर्वश्रेष्ठ तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज बर्फ में नहीं उगती। अगर हम अपने दिमाग पर परंपरा की बर्फ जमने दें तो नए विचार नहीं पनप सकते। इस प्रयोग को जल्द ही करें। नीचे दिए गए विचार किसी को सुनाएं और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखें। पहला, डाक तारे विभाग काफी समय से सरकारी एक अधिकार में है, क्यों न इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल की जगह 2 या 6 साल में होने चाहिए। तीसरा, रियल एस्टेट को खुलने का समय 9 बजे से शाम 5:30 बजे के बजाय शाम 1 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए। चौथा, रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर देना चाहिए। ये विचार दमदार है या नहीं, व्यवहारिक है या नहीं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कोई आदमी इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर वह इन विचारों पर हंसता है और उस पर गौर ही नहीं करता, और शायद 95% लोग इस पर हंसेंगे, तो इस बात की संभावना है कि वह परंपरा के लकवे से ग्रस्त है। परंतु 20 में से एक आदमी ये कहेगा यह एक दिलचस्प विचार है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। और इस आदमी में ऐसा दिमाग होगा जो रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। रचनात्मक सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है पारंपरिक सोच। जो भी आदमी रचनात्मक तरीके से सफल होना सीखना चाहता है उसे उस बारे में सावधान रहना चाहिए। पारंपरिक सोच आपके दिमाग पर बर्फ की तरह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है, आपकी रचनात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके। पहला, नए विचारों का स्वागत कीजिए। इन विचार शत्रुओं को नष्ट कीजिए। ये काम नहीं करेगा, इसे किया ही नहीं जा सकता, ये बेकार है, यह मूर्खतापूर्ण है। मेरा एक सफल दोस्त एक बीमा कंपनी में अच्छे पद पर है। उसने मुझसे कहा, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं इस बिजनेस में सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, परंतु मुझे लगता है मैं बीमा उद्योग में सबसे अच्छा स्पंज हूँ। मैं सारे अच्छे विचारों को सोख लेता हूँ। दूसरा, प्रयोगशील व्यक्ति बने बजाय रूटीन को तोड़ें। नए रेस्तरां में जाएं, नई पुस्तकें पढ़ें, नए थिएटर में जाएं, नए दोस्त बनाएं। किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाएं। इस साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं। इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के दूसरे पहलुओं को सीखने में रुचि लें। इससे आपका सोच व्यापक होगा और आप ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनेंगे।
तीसरा, प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी ना बने। ऐसा ना कहें मैं जहां नौकरी करता हूं वहां ये काम इस तरीके से होता है, इसलिए हमें उसी तरीके से करना चाहिए। बल्कि ये कहें जहां मैं नौकरी करता था वहां पर ये काम इस तरीके से होता था, इसे बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है। पीछे ले जाने वाली बातें ना सोचें, प्रगति का विरोध ना करें, आगे ले जाने वाली बातें सोचें, प्रगतिशील तरीके से सोचें। सिर्फ इसलिए कि बचपन में आप सुबह पेपर बांटने या गाय का दूध निकालने के लिए 5:30 बजे उठ जाते थे, आप अपने बच्चों से ऐसा करने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर फोर्ड मोटर कंपनी का मैनेजमेंट ये सोच ले, इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है, इससे आगे सुधार हो पाना संभव नहीं है, इसलिए सभी इंजीनियरिंग प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। फोर्ड कॉर्पोरेशन जैसे दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर अपना बिजनेस चौपट कर लेगी। सफल बिजनेस कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूं, मैं किस तरह इस काम को बेहतर कर सकता हूं। मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे पालने तक के सभी मानवीय कामों में पूर्णता संभव नहीं है। इसका मतलब ये हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल लोग इस बात को जानते हैं कि वे हमेशा बेहतर तरीके खोजते रहते हैं। नोट, सफल आदमी ये नहीं पूछता क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वो जानता है यह संभव है, इसलिए वो यह सवाल पूछता है इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मेरी एक भूतपूर्व छात्रा ने बिजनेस में उतरने के 4 साल के भीतर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया। यह बहुत बड़ी बात थी। मैं जानता था उस महिला ने केवल $3500 की छोटी सी पूंजी से बिजनेस शुरू किया था। उसे दूसरे प्रतियोगियों का जबरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था और उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्टोर खुलने के कुछ साल बाद ही उसे बधाई देने के लिए मैं उसके स्टोर में गया। मैंने उनसे बातों बातों में पूछा, जब बाकी के व्यापारी एक स्टोर ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो वह किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही है और उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है, उसने जवाब दिया, मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत करने के कारण ही मैं 4 स्टोर खोलने में सफल नहीं हूँ। मेरे बिजनेस में ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए जिस बात को इसका सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा वो है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम क्या है, मैंने पूछा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसने कहा, यह सिर्फ एक योजना है जिसमें हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीके पर मैं विचार करती हूँ। भविष्य में ज्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने काम को 4 भागों में बांट लिया है: ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। पूरे सप्ताह में नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को लिख लेती हूँ कि मैं किस तरह अपने बिजनेस को सुधार सकती हूँ। फिर हर सोमवार को मैं सुबह 4 घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और यह तय करती हूँ किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इस 4 घंटे के समय में मैं अपने काम का कड़ा मूल्यांकन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहती कि मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आए, इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरह नियमित वफादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ। फिर उसने मुझे उन छोटे छोटे उपायों के बारे में बताया जिनके कारण उसके 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला, जिसमें वो अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वे उसके स्टोर में नहीं घुसे थे। हड़ताल के समय अपने बेकाम ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, प्रतियोगिताएं और इनाम जो उसने मंदी के दौर में बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किए थे। मैं खुद से पूछती हूँ मैं अपने बिजनेस को सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ, और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। मैं अपने आप को सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूँ। मैंने सोचा अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे तो उनके माँ बाप अपने आप मेरे स्टोर में सामान खरीदने लगेंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन में रखवा दिए। खिलौने को रखने में ज्यादा जगह नहीं लगी और बच्चे इन्हें धड़ाधड़ खरीद रहे थे, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फायदा यह हुआ, इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। यकीन कीजिए, उसने आगे कहा, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आप से सवाल पूछती हूँ मैं किस तरह अपने काम को सुधार सकती हूँ और मुझे जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ऐसा दिन शायद ही कोई होता है जब मेरे दिमाग में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोई योजना ना आती हो। और मैंने सफल बिजनेस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सीखी है जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। वो क्या, मैंने पूछा। सिर्फ ये, आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं
यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं, जो कम लागत पर बेहतर माल देना चाहते हैं, जो कम प्रयास में ज्यादा काम करना चाहते हैं। ऊंची सफलता उसी आदमी को मिलती है जिसका रवैया होता है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं। जनरल इलेक्ट्रिक का स्लोगन है, प्रगति हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। क्यों ना आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं वाली फिलॉसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं इसे किस तरह सुधार सकता हूं, तो आपका रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके अपने आप आने लगते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं रवैये की शक्ति को पहचान सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। हर दिन काम शुरू करने से पहले 10 मिनट ये सोचें, आज मैं अपने काम को किस तरह सुधार सकता हूं, पहले से बेहतर कर सकता हूं। पूछे, आज मैं अपने कर्मचारियों का उत्साह किस तरह बढ़ा सकता हूं, आज मैं अपने ग्राहकों के लिए क्या खास कम कर सकता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत कार्य क्षमता किस तरह बढ़ा सकता हूं। यह अभ्यास आसान भी है और बड़े काम का भी। इसे आजमा कर देखें और आप पाएंगे कि इसके रचनात्मक तरीकों का उपयोग करने पर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जब भी मैं और मेरी पत्नी एक दंपति से मिलने जाया करते थे, हमारी चर्चा कामकाजी महिलाओं के बारे में होने लगी थी। शादी से पहले श्रीमती एस नौकरी करती थी और उन्हें नौकरी करना अच्छा लगता था, परंतु अब वे कहा करती थी, अब मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे घर संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है, अब मेरे पास नौकरी करने का समय ही नहीं है। फिर एक रविवार की शाम को मिस्टर और मिसेज एस अपने बच्चों के साथ कहीं से आ रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी और को तो कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन मिस्टर एस की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वे हमेशा के लिए अपंग हो गए। अब मिसेज एस के पास नौकरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब हमने उस दुर्घटना के कुछ महीनों बाद मिसेज एस को देखा तो हमने देख कर दंग रह गए कि उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, 6 महीने पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी मैं घर संभालने के साथ साथ फुल टाइम नौकरी भी कर पाऊंगी, परंतु एक्सीडेंट के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, मेरी कार्य क्षमता पहले से 100% ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं ऐसे बहुत से काम किया करती थी जो महत्वपूर्ण नहीं थे और जिन्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर मैंने ये भी जाना कि मेरे बच्चे मेरी मदद कर सकते थे और वे मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने समय बचाने के दर्जनों तरीके ढूंढ लिए, स्टोर के कम चक्कर लगाना, कम टीवी देखना, टेलीफोन पर कम बात करना, समय को कम बर्बाद करना। इस अनुभव से हमें एक सीख मिलती है, काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको सचमुच विश्वास होता है आप ज्यादा काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचता है और आपको रास्ता दिखा देता है। एक युवा बैंक एग्जीक्यूटिव ने काम करने की क्षमता के बारे में अपना अनुभव मुझे सुनाया। हमारे बैंक का एक एग्जीक्यूटिव अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। इससे हमारे डिपार्टमेंट में समस्या पैदा हो गई। जो आदमी गया था उसका काम महत्वपूर्ण था और उसे काम को किए बिना बैंक का काम नहीं चल सकता था। ये काम इतना अर्जेंट था कि इसे टाला भी नहीं जा सकता था। उसके जाने के एक दिन बाद बैंक के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि मेरे विभाग के इंचार्ज ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया, उन्होंने मेरे विभाग के बाकी 2 लोगों से पूछा था, जब तक कि कोई दूसरा आदमी काम पर ना रखा जाए तब तक क्या वे उस आदमी के काम को संभाल सकते हैं। दोनों ने सीधे तो मना नहीं किया, परंतु दोनों का कहना था उसके पास काम का पहले से ही बहुत बोझ है, इतना काम है उन्हें सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कि आप कुछ समय के लिए अतिरिक्त काम कर लेंगे। मेरी पूरी नौकरी में मैंने सीखा था जो भी चीज अवसर की तरह दिखे उसे ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तत्काल राजी हो गया और मैं वादा किया कि मैं अपना काम तो करूंगा ही, दूसरे आदमी का काम भी संभाल लूंगा। वाइस प्रेसिडेंट ये सुनकर खुश हो गए। मैं उसके ऑफिस से बाहर निकलते समय सोच रहा था मैंने अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। मैं भी अपने विभाग के बाकी 2 लोगों की तरह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने उनकी तरह अतिरिक्त काम से जी नहीं चुराया था। मेरा दृढ़ निश्चय था मैं दोनों काम को एक साथ करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगा। मैंने उस दोपहर अपना काम खत्म किया और जब ऑफिस बंद हो गया तो मैंने बैठकर विचार किया किस तरह मैं अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकता हूँ। मैंने एक पेंसिल ली और अपने हर विचार को लिखना शुरू कर दिया और आप जानते हैं मेरे दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आने लगे, जैसे अपने सेक्रेटरी से यह कहना कि वे मेरे लिए आने वाले सामान्य टेलीफोन कॉल
हर दिन एक निश्चित समय ही मुझे ट्रांसफर किया करे। वो किसी निश्चित समय ही बाहर जाने वाले टेलीफोन कॉल लगाया करे। मैंने अपनी चर्चा की अवधि को भी 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर लिया। मैं अपने सभी डिटेक्शन हर दिन एक ही बार में देने लगा। मैंने ये भी पाया कि मेरी सिक्योरिटी मेरी मदद कर सकती थी और मेरे बदले में कई काम संभाल सकती थी। मैं ये काम पिछले 2 साल से कर रहा था और सच कहूं तो मुझे ये जानकर इतनी हैरत हुई मैं अब तक कितनी कम क्षमता से काम कर रहा था। 1 हफ्ते के समय में ही मैंने पहले से दोगुने पत्र डिटेक्ट करने लगा, पहले से 50% ज्यादा फोन कॉल करने और सुनने लगा, पहले से 50% ज्यादा मीटिंगों में भाग लेने लगा और यह सब बिना तनाव के करने लगा। इसी तरह 2 सप्ताह और गुजर गए। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बुलवाया। उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैंने इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह संभाला है। उन्होंने आगे कहा वे एक आदमी की तलाश कर रहे थे और इसलिए वे बैंक के अंदर और बाहर कई लोगों को परख चुके थे, परंतु उन्हें अब तक सही आदमी नहीं मिला था। फिर उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बैंक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रखा है, इन 2 कामों को मिलाकर एक ही आदमी को सौंप दिया जाए। उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है और उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा है कि मेरी तनख्वाह काफी बढ़ा दी जाए। कमेटी ने उनकी बात मान ली और मुझे हर तरह से फायदा हुआ। मैंने यह साबित कर दिया मेरी क्षमता उतनी ही होती है जितनी क्षमता का विश्वास मेरे मन में होता है। मैं उतना ही काम कर सकता हूं जितना काम करने की मैं ठान लेता हूं। काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हर दिन तेजी से आगे बढ़ती बिजनेस की दुनिया में ये होता है। बॉस किसी कर्मचारी को बुलाता है और बताता है कोई विशेष काम करना है। फिर वो कहता है मैं जानता हूं तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है, परंतु क्या तुम उसके साथ ये काम भी कर पाओगे? अक्सर कर्मचारी जवाब देता है मुझे अफसोस है परंतु मुझ पर पहले से ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है। काश मैं इस काम को कर सकता, परंतु मेरे पास इस काम को करने के लिए समय ही नहीं है। इस परिस्थितियों में बॉस को कर्मचारी की बात का बुरा तो नहीं लगता क्योंकि ये अतिरिक्त काम है, परंतु बॉस महसूस करता है इस काम को करना तो है ही, इसलिए वैसे कर्मचारी की तलाश करता है जिस पर बाकी लोगों की तरह काम का बोझ है, परंतु जो समझता है कि वह अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा सकता है, और यही कर्मचारी सफलता में बाकी सबसे आगे निकल जाता है। बिजनेस में, घर में, समाज में सफल तालमेल होता है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहल करते थे उससे ज्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। क्या आपको नहीं लगता ऐसा करने से आपको फायदा होगा? 2 कदम की इस तकनीक को सीखिए। पहला, ज्यादा काम करने के अवसर को उत्साह पूर्वक स्वीकार कीजिए। नई जिम्मेदारी के लिए अपने आप से पूछा जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि आपके बॉस को आपकी क्षमता पर भरोसा है। अपनी नौकरी में ज्यादा जिम्मेदारी लेने से आप बाकी लोगों से अलग दिखते हैं और इससे पता चलता है आप उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपके पड़ोसी आपसे किसी मामले में पहल करने को कहें तो उनकी बात मान लें। इससे आपको समाज में लीडर बनने में मदद मिलती है। दूसरा, इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करें मैं इस काम को किस तरह और ज्यादा कर सकता हूं। आपको इस सवाल के रचनात्मक जवाब मिल जाएंगे। कुछ जवाब इस तरह के होंगे, आप अपने वर्तमान काम को योजनाबद्ध तरीके से करें और अपने रोजमर्रा की गतिविधियों का शॉर्टकट ढूंढें या महत्वहीन कामों को करना पूरी तरह छोड़ दें। परंतु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, ज्यादा काम करने के रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। मैंने अपने जीवन में इस अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसे किसी व्यस्त आदमी को दे दें। मैं महत्वपूर्ण काम ऐसे आदमियों को नहीं देता जिनके पास बहुत सा खाली समय है। मैंने दुखद अनुभव से सीखा है जिसके पास बहुत फुर्सत होती है वह आदमी कभी अच्छा काम नहीं करता। मैं जितने भी सफल योग्य व्यक्तियों को जानता हूं वे सभी बेहद व्यस्त हैं। जब मैं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूं तो मैं जानता हूं वो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। मैंने दर्जनों उदाहरण देखे हैं। मैं किसी व्यस्त आदमी से समय पर काम करवा सकता हूं, परंतु जिन लोगों के पास दुनिया भर का समय है मैं उनसे समय पर काम नहीं करवा पाया हूं। ऐसे लोगों के साथ काम करने का मेरा अनुभव निराशाजनक रहा है। प्रगतिशील बिजनेस मैनेजमेंट लगातार पूछता है हम किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आप खुद से क्यों नहीं पूछते मैं किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकता हूं? आपका दिमाग अपने आप ऐसे रचनात्मक उपाय बता देगा कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सभी तरह के सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद मैंने एक खोज की है, जो आदमी जितना बड़ा होता है वो आपको बोलने का उतना ही ज्यादा मौका देता है। जो आदमी जितना छोटा होता है वह आपके सामने उतना ही ज्यादा बोलता है। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। यह भी नोट करें, हर क्षेत्र में चोटी के लीडर्स सलाह सुनने में ज्यादा समय लगाते हैं, सलाह देने में कम लगाते हैं। जब कोई लीडर निर्णय लेता है तो पूछता है आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका सुझाव क्या है, आप इन परिस्थिति में क्या करते, आपको ये कैसा लगता है। इसे इस तरीके से देखें, लीडर निर्णय लेने वाली एक इंसानी मशीन है
किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। रचनात्मक निर्णय के उत्पादन के लिए दूसरों के विचार और सुझाव ही कच्चा माल होते हैं। इस बात की उम्मीद ना करें कि दूसरे लोग आपको रेडीमेड समाधान सुझा देंगे। उनसे सलाह लेने का और उनके सुझाव सुनने का यह उद्देश्य नहीं होता। दूसरे लोगों के विचार सुनने से आपके दिमाग में नए विचार आते हैं, जिनसे साबित होता है आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक हो चुका है। हाल ही में मैंने एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सेमिनार में एक स्टाफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भाग लिया। सेमिनार 12 सत्रों का था। हर सत्र में एक एग्जीक्यूटिव आकर 15 मिनट का लेक्चर देता था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट समस्या को किस तरह सुलझाया। नए सत्र में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा आया जो एक बड़ी मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। इस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर जरा हटका था। वो बताने के बजाय उसने अपनी समस्या को किस तरह सुलझाया। उसने अपने लेक्चर का टॉपिक रखा, जरूरत है मेरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट समस्या को सुलझाने के लिए मदद की। उसने अपनी समस्या को बताया और फिर हम लोगों से इसे सुलझाने के संबंध में विचार मांगे। उसे बहुत सारे विचार दिए गए और उसने सभी विचारों को एक स्टेनोग्राफर से लिखवा लिया। बाद में मैंने इस व्यक्ति से चर्चा की और उसकी अद्भुत तकनीक पर उसे बधाई दी। उसका कहना था, इस समूह में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाए। इस बात की काफी संभावना है कि किसी ने उस सत्र के दौरान ऐसा कुछ कहा हो जिससे मुझे समस्या सुलझाने में मदद मिली। यह ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव ने समस्या बताने के बाद लोगों की बातें सुनी। इस तरह उसे निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल गया और उसे यह लाभ भी हुआ कि जनता को उसके लेक्चर में मजा आ गया, क्योंकि इसमें उन्हें सक्रिय होने का, अपना योगदान देने का मौका मिल गया। सफल बिजनेस कंपनियां ग्राहकों के सर्वेक्षण में काफी रकम खर्च करती हैं। वे लोग से किसी सामान के स्वाद, क्वालिटी, आकार और सजावट के बारे में कई तरह के सवाल पूछती हैं। लोगों की राय जानने से उन्हें तय करने में मदद मिलती है इस सामान को ज्यादा बेचने योग्य किस तरह बनाया जा सकता है। इससे निर्माता यह भी जान जाता है वो किस तरह के विज्ञापन दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका सामान खरीदें। सफल उत्पादों को विकसित करने का तरीका यह है, आप जितने विचार जान सकें जानने की कोशिश करें, सामान खरीदने वाले लोगों की राय जानें और फिर उस सामान को बेचने का कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे वो सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भा जाए। एक ऑफिस में मैंने एक पोस्टर लगा देखा जिस पर लिखा था, जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीजों को जॉन ब्राउन के नजरों से देखना होगा और जॉन ब्राउन के नजरों से चीजों को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातों को सुनना होगा। आपके कान आपके दिमाग के बल्ब हैं। वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए इन 3 स्तरीय कार्यक्रम को आजमाएं। पहला, दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह बैठकों में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं या आपको क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। दूसरा, अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखिए। दूसरे लोगों को मौका दीजिए कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शैली में सुझाव दें। हठधर्मी ना बने, किसी नए विचार को इस तरह प्रस्तुत ना करें जैसे ये सीधा आसमान से आया हो। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर लें, देखें कि इस विचार के बारे में आपके साथियों की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर हो जाएगा। तीसरा, सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने। सुनने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब है जो कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सकें। सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुने, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। अधिकांश प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए एडवांस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं। प्रायोजकों के अनुसार इन कार्यक्रम का लक्ष्य इन एग्जीक्यूटिव को रेडीमेड फार्मूले देना नहीं बल्कि नए विचारों के आदान प्रदान का अवसर देना है। यहाँ एग्जीक्यूटिव कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ रहते हैं जिससे उनमें आपसी विचार विमर्श ज्यादा अच्छी तरह होता है। संक्षेप में, एग्जीक्यूटिव को इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है उन्हें नए विचार करने की प्रेरणा मिलती है। 1 साल पहले अटलांटा के सेल्स मैनेजमेंट स्कूल में 1 सप्ताह में 2 सत्र आयोजित किए जिन्हें नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव इंक ने प्रायोजित किया था। कुछ सप्ताह बाद मैं एक सेल्समैन मित्र से मिला जिसके मैनेजर ने उस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया था।
स्कूल में आपने हमारे सेल्स मैनेजर को बहुत सारी बातें सिखा दी हैं कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। मेरे युवा मित्र ने कहा उत्सुकतावश। मैंने उससे पूछा, वो विस्तार से बताए कि उसे अपने मैनेजर में क्या बदलाव दिखे। मेरे मित्र ने कई बातें गिना दी। कंपनसेशन प्लान में सुधार, महीने में 1 बार की जगह 2 बार सेल्स मीटिंग, नए बिजनेस कार्ड्स और स्टेशनरी, सेल्स टेरिटरी का पुनर्गठन। और मजे की बात यह थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनमें से किसी का भी सीधे उल्लेख नहीं किया गया था। सेल्स मैनेजर को डिब्बाबंद तकनीकें नहीं दी गई थी। इसके बजाय उसने कुछ बहुत ज्यादा बहुमूल्य सीखा। ये सीखा कि दूसरे के विचारों से वो किस तरह अपने विचार उत्प्रेरित कर सकता है ताकि उसे और उसकी कंपनी को फायदा हो। पेंट निर्माता के यहाँ काम करने वाले एक युवा अकाउंटेंट ने मुझे बताया, दूसरे के विचारों को सुनने के कारण उसे एक बार बहुत सफलता मिली थी। मैंने रियल एस्टेट में कभी ज्यादा रुचि नहीं ली, उसने मुझे बताया। मैं कई सालों से प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और अपने काम से काम रखता हूँ। एक दिन एक रियल्टर मित्र ने मुझे शहर के रियल एस्टेट समूहों के साथ लंच के लिए बुलाया। उस दिन का वक्ता एक वृद्ध आदमी था जिसने शहर को बढ़ते हुए देखा था। उसकी चर्चा का विषय था अगले 20 साल। उसने भविष्यवाणी की कि कुछ ही समय में शहर इतना फैल जाएगा कि वह आसपास की कृषि भूमि को भी अपने में समेट लेगा। उसने यह भी भविष्यवाणी की कि 2 से 5 एकड़ के जेंटलमैन साइज के फार्म हाउस की रिकॉर्ड तोड़ मांग होने वाली है। ऐसे फार्म हाउस जिनमें बिजनेसमैन या प्रोफेशनल व्यक्ति स्विमिंग पूल बनवा सके, घोड़े रख सके, बगीचा लगा सके और दूसरे ऐसे ही शौकिया चीज बनवा सके। इस आदमी की बातें सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। उसने जिस तरह से फार्म हाउस का जिक्र किया था, मैं भी उसी तरह का फार्म हाउस तलाश रहा था। अगला कुछ दिनों तक मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा किसी दिन 5 एकड़ के एस्टेट के मालिक बनने के बारे में उनका क्या विचार है। हर आदमी को यह विचार बहुत पसंद आया। मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा और खुद से सवाल पूछता रहा कि मैं इस विचार को किस तरह फायदेमंद बिजनेस में बदल सकता हूँ। फिर एक दिन जब मैं नौकरी पर जा रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में जवाब कौंध गया, क्यों ना एक फार्म खरीदा जाए और इसे छोटे एस्टेट में बांट दिया जाए। इस तरह मुझे जमीन सस्ते भाव में मिल सकती थी और मैं एस्टेट को महंगे दामों में बेच सकता था। शहर से 22 मील दूर मुझे 50 एकड़ का फार्म $8500 में मिल गया। मैंने उसे खरीद लिया और खरीदते समय केवल 1/3 नकद दिया और बाकी की रकम किस्तों में बांध दी। फिर जहां पेड़ नहीं थे वहां मैंने चीड़ के वृक्ष रोप दिए। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे किसी रियल एस्टेट बिजनेस के आदमी ने बताया था लोग बाग आजकल पेड़ बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे पेड़ हो तो ये और भी अच्छी बात है। मैं अपने संभावित ग्राहकों को ये दिखाना चाहता था आज से कुछ साल बाद उनके एस्टेट में ढेर सारे चीड़ के सुंदर वृक्ष लगे होंगे। फिर मैंने एक सर्वेयर को बुलाकर उस 50 एकड़ के फार्म को 5 एकड़ के 10 फार्म हाउस में बांट दिया। अब मैं फार्म हाउस बेचने के लिए तैयार था। मैंने शहर में कई युवा एग्जीक्यूटिव के नाम पते लिए और छोटे पैमाने पर सबको सीधे चिट्ठियां लिखी। मैंने बताया कि इस तरह सिर्फ $3000 में, जिसमें शहर में एक छोटा सा प्लॉट ही मिल पाएगा, वे शहर से थोड़ी दूर एक एस्टेट खरीद सकते हैं। मैंने उन्हें मनोरंजन और स्वास्थ्यप्रद जीवन की संभावना के बारे में बताया। 6 हफ्तों में ही केवल शाम को और सप्ताहांत में कार्य करके मैंने सभी 10 फार्म हाउस बेच दिए। कुल आमदनी हुई $30,000। कुल खर्च जिसमें जमीन, विज्ञापन, सर्वेइंग और कानूनी खर्च शामिल था $10,400 और लाभ $19,600। मुझे इतना फायदा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरे समझदार लोगों के विचारों से लाभ उठाया। अगर मैं रियल एस्टेट के लोगों के साथ लंच में नहीं जाता क्योंकि वे मेरे व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं थे तो मेरे दिमाग में मुनाफा कमाने की यह सफल योजना आ ही नहीं सकती थी। मानसिक उत्प्रेरण हासिल करने के कई तरीके होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला तरीका यह है आप कम से कम एक ऐसे प्रोफेशनल समूह से जुड़े जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें। कितनी बार हम किसी को ये कहते सुनते हैं, आज मीटिंग में मुझे यह बढ़िया विचार मिला, या कल की मीटिंग में मैंने सोचा। याद रखें, वो दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है जल्द ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और रचनात्मक प्रगतिशील विचारों को सोचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरे के विचारों से प्रेरित होना आपके मस्तिष्क के लिए उत्तम आहार साबित होता है। दूसरी बात, अपने व्यवसाय के बाहर के कम से कम किसी एक समूह से जुड़े। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों से मिलने से आपका सोच व्यापक होता है और आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आपके व्यवसाय के बाहर के लोगों से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी पर भी सकारात्मक असर होता है। विचार आपके सोच के फल हैं, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है और तभी उनका मूल्य होता है। हर साल बलूत का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 ही बीज उग पाते हैं। ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती हैं और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते।
ऐसा ही विचारों के साथ होता है। केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाली बीज है। अगर हम रखवाली ना करें तो गिलहरियां, नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देंगी। विचार तब पैदा होते हैं, तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक कि वे बड़े ना हो जाएं और उनमें फल ना लगने लगे। अपने विचारों को दोहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इन 3 तरीकों का प्रयोग करें। पहला, विचारों को बस निकलने का मौका ना दें, उन्हें लिख लें। हर दिन अपने दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्द ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए उसे लिख लें। यात्रा करने का शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर वो अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका ना दें, अन्यथा आप अपने विचार के फल नष्ट कर लेंगे। उन्हें बांध कर रखें। दूसरा, इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा लें। ये फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं और इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है उसे अंदर ही रहने दीजिए। तीसरा, अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें, फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपने नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसका उपयोग करें। जब किसी आर्किटेक्ट के मन में नई इमारत का विचार आता है तो वह एक शुरुआती ड्राइंग बनाता है। जब एडवर्टाइजिंग के किसी रचनात्मक आदमी के दिमाग में नए टीवी विज्ञापन का विचार आता है तो वह इसे स्टोरी बोर्ड फॉर्म में लिख लेता है और ऐसा ड्राइंग बना लेता है जिनसे पता चलता है कि पूरा होने के बाद यह विचार किस तरह दिखेगा। विचारों वाले लेखक पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। नोट, अपने विचार को कागज पर आकार दें। ये 2 कारणों से जरूरी है। जब विचार निश्चित आकार ले लेता है तो आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं, इसकी कमियां देख सकते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा विचार किसी और को बेचे जाने होते हैं। ग्राहक, कर्मचारियों, बॉस, दोस्तों, साथी, क्लब के सदस्यों, निवेशक इत्यादि को कोई ना कोई तो होना ही चाहिए आपका विचार खरीदे, अन्यथा आपके विचार का कोई मूल्य नहीं है। एक बार 2 जीवन बीमा सेल्समैन मुझसे मिले। दोनों ने ही मेरा बीमा करना चाहते थे। दोनों ने ही मुझसे वादा किया वे नई बीमा पॉलिसी के साथ मेरे पास आएंगे। इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। पहला सेल्समैन आया, उसने मुझे मुंह ज़बानी योजना बता दी। जो मैं चाहता था उसने मुझे शब्दों के माध्यम से समझा दिया, परंतु मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने टैक्स, ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी और बीमा योजना के सारे तकनीकी पहलुओं पर विचार से रोशनी डाली, परंतु मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा और अंततः मुझे उसे मना करना पड़ा। दूसरे सेल्समैन ने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने अपनी अनुशंसाओं को चार्ट के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत किया। सारे डिटेल्स डायग्राम में दिए गए थे। मुझे उसका प्रस्ताव आसानी से समझ में आ गया क्योंकि मैं उसे देख सकता था। मैंने उससे बीमा करवा लिया। अपने विचारों को बेचे जाने वाले रूप में तैयार करें। मौखिक विचार के बजाय लिखित विचार या डायग्राम के रूप में प्रस्तुत विचार को बेचना कई गुना ज्यादा आसान है। संक्षेप में इन उपायों का प्रयोग करें और रचनात्मक तरीके से सोचें। आइए, यहाँ पर अध्याय नंबर 5 समाप्त होता है। अब शुरू होता है अध्याय नंबर 6, पार्ट 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ज्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वो दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाजा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों का फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेशों का पालन मन मान कर करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखें। आप देखेंगे कई लोगों को हे, मैक या और यार कहकर बुलाया जाता है जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण यस सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को ये सब चीजें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ये सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है
चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वो हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई आदमी अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वो अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। ये मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो आदमी ये समझता है कि वो कोई काम कर सकता है, वो सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए सोचना जरूरी है। हम महत्वपूर्ण है, सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर तर्क देना चाहता हूँ कि आप सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। क्या आप करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं की तरह ही सम्मान पाना मूलभूत रूप से बहुत आसान है। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं, और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख लें कि आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों के सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। नियम याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है आप कैसा दिखते हैं, इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपको बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। घर से चलते समय पक्का कर लें कि आप वैसा ही दिख रहे हैं जैसे आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपा था, सही कपड़े पहनिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यह विज्ञापन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज वेयर ने प्रायोजित किया था। इस विज्ञापन को हर ऑफिस, रेस्ट रूम, बेडरूम और स्कूल रूम में लगाकर रखना चाहिए। एक और विज्ञापन में एक पुलिस वाला बोलता है आप किसी बच्चे के हावभाव से समझ लेते हैं ये बच्चा बदमाश है, ये ठीक नहीं है, परंतु ऐसा ही होता है। लोग किसी बच्चे को उसके कपड़ों से पहचानते हैं, और एक बार आप किसी बच्चे के बारे में राय बना लेते हैं तो फिर उस राय को बदलना, उस बच्चे के प्रति अपने रवैये को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चे को देखें, उसे उसके टीचर की नज़र से देखें, आपके पड़ोसी की नज़र से देखें। उसका जो हुलिया है, वो जो कपड़े पहनता है, क्या उससे उसकी गलत छवि बन रही है? क्या आपको ये पक्का विश्वास है वो सही व्यक्ति दिखता है, सही कपड़े पहनता है और हर जगह सही व्यवहार करता है? यह विज्ञापन बच्चों के बारे में था, परंतु इसे वयस्कों पर भी लागू किया जा सकता है। आप शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर कर लें और पड़ोसियों की जगह सहयोगी कर लें, टीचर की जगह सुपीरियर कर लें और उनकी जगह अपने आप को कर लें। अब यह वाक्य इस तरह का हो गया, अपने आप को अपने सुपीरियर की नज़रों से देखें, अपने सहयोगियों की नज़रों से देखें। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। इस स्लोगन को सबसे लें, इसे सीख लें, सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फायदा होता है। याद रखें, महत्वपूर्ण देखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में करें। हमारे मनोविज्ञान के प्रोफेसर परीक्षा के एक दिन पहले हमें सलाह दिया करते थे, इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, नई टाई पहनकर आना, अपने सूट को अच्छे से प्रेस कर लेना, अपने जूते चमका लेना, अच्छे दिखना, क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रोफेसर का मनोविज्ञान बिल्कुल सही था, इस बारे में कोई गलतफहमी ना पाले। आपके बाहरी रूप रंग या हुलिये से आपके मानसिक हुलिये पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बाहर से कैसा दिखते हैं, इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह सोचते हैं या आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। सभी बच्चे हेड स्टेज से गुजरते हैं, इसका मतलब है वे कि जिस पात्र का अभिनय करना चाहते हैं वे उसका हेड पहनकर उसकी नकल करते हैं। मुझे अपने पुत्र डेबी के साथ भी हेड की घटना हमेशा याद रहेगी। एक दिन वो अड़ गया कि उसे लोन रेंजर ही बनना है, परंतु उसके पास लोन रेंजर का हैट नहीं था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो दूसरा हैट पहनकर लोन रेंजर बन जाए, परंतु उसने आपत्ति की, पर डैड मैं बिना लोन रेंजर हैट पहले लोन रेंजर की तरह नहीं सोच पाऊंगा। मैंने आखिरकार हार मान ली और उसे उसका मनचाहा हैट खरीद कर दे दिया, और हैट पहनने के बाद वो सचमुच लोन रेंजर बन गया। मैं इस घटना को अक्सर याद कर लेता हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है हमारे बाहरी व्यक्तित्व का हमारे सोच पर क्या प्रभाव होता है। जिसने भी सेना में नौकरी की है वो जानता है जब कोई आदमी सिपाही की यूनिफॉर्म में होता है तभी वो सिपाही की तरह महसूस कर पाता है, तभी वो सिपाही की तरह सोच पाता है। जब कोई महिला पार्टी की ड्रेस पहन लेती है तभी वो पार्टी में जाने की इच्छुक होती है। इसी तरह से अगर कोई एग्जीक्यूटिव वाले कपड़े पहन ले तो वह एग्जीक्यूटिव की तरह दिखने लगता है, उसकी तरह सोचने लगता है,
एक सेल्समैन ने मुझे इस बात पर समझाया, मैं तब तक समृद्ध अनुभव नहीं कर सकता और मुझे यह अनुभव करना ही होता है क्योंकि इसके बिना मैं बड़ी सेल्स नहीं कर सकता। जब तक मुझे विश्वास ना हो मैं उस तरह का दिखता हूं। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर तय होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिद्धांत में सुनना अच्छा लगता है कि लोगों को आदमी की बुद्धि देखना चाहिए, कपड़े नहीं। परंतु इससे धोखा ना खाएं। लोग आपके बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व ही लोगों के मूल्यांकन का पहला आधार होता है और पहली छाप हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे बाद में कुछ भी हो। एक दिन सुपरमार्केट में मैंने एक टेबल पर अंगूर रखे देखे जिन पर कीमत डली थी 1 पाउंड 15 सेंट में। दूसरी टेबल पर भी बिल्कुल वैसे ही अंगूर रखे थे, परंतु उन्हें पॉलिथीन के बैग में पैक किया हुआ था और उन पर कीमत लिखी हुई थी 2 पाउंड 35 सेंट में। मैंने वजन करने वाले युवक से पूछा, इन दोनों तरह के अंगूरों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है, उसने जवाब दिया, पॉलिथीन के कवर का। पॉलीपैक वाले अंगूर साधारण अंगूरों से 2 गुना ज्यादा बिकते हैं क्योंकि वे ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। अगली बार जब आप खुद को बेचने जाएं तो अंगूरों को उदाहरण से ध्यान में रखें। अच्छी पैकिंग हो तो आप अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से बेच पाएंगे और ज्यादा कीमत में भी। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है, आपकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी आपको जनता उतना ही पसंद करेगी। कल आप उन लोगों को देखें जिन्हें रेस्तरां, बसों, भीड़ भरी लॉबियों, स्टोर्स और ऑफिस में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। लोग सामने वाले आदमी पर एक नजर डालते हैं, अवचेतन में उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। हम किसी आदमी की तरफ देखते हैं और यार वाला व्यवहार करते हैं। हम दूसरे आदमी की तरफ देखते हैं और यस सर वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, आदमी का बाहरी आवरण बोलता है। अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति की सकारात्मक छाप पड़ती है। इससे लोगों तक के संदेश पहुंचता है, ये एक महत्वपूर्ण आदमी है, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। इस आदमी का सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए और इस पर भरोसा करना चाहिए। ये खुद का सम्मान करता है और मैं भी उसका सम्मान करूंगा। फटेहाल या गंदे कपड़े पहने आदमी के लोगों पर नकारात्मक छाप पड़ती है। ऐसे कपड़ों से यह संदेश पहुंचता है, ये रहा एक असफल आदमी, लापरवाह, अयोग्य, महत्वहीन। वह सिर्फ एक औसत आदमी है, उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे धक्के खाने की आदत होगी। अब मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात पर जोर देता हूं कि अपने पहनावे का सम्मान करो। तो मुझसे हमेशा यही सवाल पूछा जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पहनावा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाऊंगा जिन्हें पहनकर मुझे आत्मविश्वास जाग जाए और दूसरे मेरा सम्मान करने लगेंगे? ये सवाल कई लोगों को परेशान करता है। इसने मुझे भी काफी समय तक परेशान किया, परंतु इसका जवाब दरअसल बहुत ही आसान है। दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। इस सूत्र को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, फिर इस पर अमल करें। हैट, सूट, जूते, मोजे, कोट, जो भी कपड़े आप पहने इसी हिसाब से पहने। जहां तक दिखने का सवाल है, क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी कम महत्वपूर्ण होती है। जब आप इस सिद्धांत पर अमल करेंगे तो पाएंगे न सिर्फ इससे आपकी नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों के नजरों में भी आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा और आप पाएंगे कि ज्यादा महंगे कपड़े पहनने के बाद भी आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि पहला, आपके कपड़े ज्यादा समय तक चलेंगे क्योंकि वे सस्ते कपड़ों से ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जब तक वे चलेंगे तब तक उनकी क्वालिटी बने रहेगी। दूसरा, जो आप खरीदेंगे वो ज्यादा समय तक फैशन में बना रहेगा। अच्छे कपड़े हमेशा फैशन में बने रहते हैं। तीसरा, आपको अच्छी सलाह मिलेगी। जो दुकानदार $200 का सूट बेचता है वो $100 का सूट बेचने वाले दुकानदार के बजाय सही कपड़ा चुनने में आपकी ज्यादा मदद करेगा। याद रखें, आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और वो दूसरों से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर ले कि वो सबसे यही कहे, ये रहा एक आदमी जो अपना सम्मान करता है, ये आदमी महत्वपूर्ण है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा महत्वपूर्ण आदमियों के साथ किया जाता है। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबसे सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है आप छोटे हैं तो आप सचमुच छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। ये सोचिए कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंट उठाने वालों की एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है। यह बहुत बढ़िया कहानी है, इसलिए इसे एक बार और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जब यह सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, ईंट जमा रहा हूं। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे $9.3 कमा रहा हूं। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूं।
इस कहानी हमें ये नहीं बताती कि बाद में 3 ईंट वालों की जिंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? शायद पहले दोनों ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उनमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी, वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे, उन्हें कोई चीज पीछे से धकेल कर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। परंतु आप शर्त लगा सकते हैं, तीसरा कारीगर जिसने ये कहा था कि ये महान गिरजाघर बन रहा है, उसने हमेशा ईंटें नहीं उठाई होंगी। शायद वो फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वो आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान का सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपका क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और यह भी पता चलता है आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। मेरा दोस्त नियुक्तियां देने वाली एक फर्म चलाता है। उसने मुझे हाल ही में कहा, हम किसी के नौकरी के आवेदन में इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि वह वर्तमान नौकरी के बारे में किसी कर्मचारी की क्या राय है। जब हम देखते हैं उसकी नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो हम पर इसका हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आवेदक की नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो उसकी नज़र में उसका अगला काम भी महत्वपूर्ण होगा। हमने ये पाया है, जो आदमी अपने काम का जितना सम्मान करता है, वो अपने काम को उतनी ही अच्छी तरह से करता है। दोनों में बड़ा गहरा संबंध होता है। आपकी वेशभूषा की तरह आपका अपने काम के बारे में भी सोच में आपके सुपीरियर, सहयोगियों, अधीनस्थों से कुछ कहता है। दरअसल आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कहता है। कुछ महीनों पहले मैंने एक दोस्त के साथ कुछ घंटे का समय बिताया। मेरा ये मित्र एक अप्लायंस निर्माता के यहाँ पर्सनल डायरेक्टर है। हमने आदमी बनाने के बारे में बात की। उसने अपना पर्सनल ऑडिट सिस्टम मुझे समझाया और कहा उसने इससे बहुत सीखा है। हमारे यहाँ 800 लोगों का गैर उत्पादक स्टाफ है। हमारे पर्सनल ऑडिट सिस्टम में मैं अपने एक सहयोगी के साथ हर 6 महीने में अपने हर कर्मचारी का इंटरव्यू लेता हूँ। हमारा लक्ष्य सीधा सा है, हम जानना चाहते हैं हम उसके काम में उसकी क्या मदद कर सकते हैं। हम सोचते हैं ये एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाला हर आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वरना वो हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा होता। हम कर्मचारियों से सीधे सवाल नहीं पूछते, इसके बजाय हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वे जो कहना चाहते हैं कहें, हम उनके सच्चे विचार सुनना चाहते हैं। हर इंटरव्यू के बाद हम उनके काम के बारे में उनके रवैये का मूल्यांकन कई बिंदुओं पर करते हैं। मैंने इसे सीखा, उसने आगे कहा। हमारे कर्मचारी ए ग्रुप या बी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में फिट होते हैं, और उनके किसी ग्रुप में फिट होने का आधार होता है अपने काम के बारे में उनका रवैया। बी ग्रुप के लोग मुख्य तौर पर सुरक्षा, कंपनी की रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लीव की नीतियां, छुट्टी के समय, बीमा योजना में सुधार और ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं। वे जानना चाहते हैं जिस तरह उन्हें पिछले मार्च में ओवर टाइम दिया गया था, क्या इस बार भी मार्च में उन्हें ओवर टाइम दिया जाएगा। वे अपनी नौकरी की मुश्किलों के बारे में भी काफी बातें करते हैं। वे हमें विस्तार से बताते हैं उन्हें अपने साथी कर्मचारियों की कौन सी बातें या आदतें पसंद नहीं है। कुल मिलाकर बी ग्रुप के लोग और इस ग्रुप में हमारे गैर उत्पादक स्टाफ के लगभग 80% कर्मचारी आते हैं अपनी नौकरियों को आवश्यक बुराई समझते हैं। अपने नौकरी के बारे में एक ग्रुप के व्यक्ति का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं और सुझाव देता है कि वो किस तरह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। वो हमसे किसी और बात की उम्मीद नहीं करता, वो हमसे सिर्फ अवसर चाहता है। एक ग्रुप के लोग बड़े पैमाने पर सोचते हैं, वे बिजनेस सुधारने के सुझाव देते हैं, वे मेरे ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू को रचनात्मक और लाभदायक समझते हैं। जबकि बी ग्रुप के लोग मानते हैं इंटरव्यू या हमारा पर्सनल ऑडिट सिस्टम एक ब्रेन वॉशिंग अभियान है और इससे जैसे तैसे छुटकारा पाकर वे खुश होते हैं। किसी का रवैये का उसकी सफलता से क्या संबंध है, ये देखने का तरीका हमारे पास है। कर्मचारियों को प्रमोशन देना, उनकी तनख्वाह बढ़ाना और बाकी खास लाभ देने की जितनी भी सिफारिशें होती हैं, वे सब मेरे पास आती हैं। हमेशा यही देखने में आया है कि लाभ देने की सिफारिशें एक ग्रुप के लोगों के लिए की जाती हैं, और हमेशा यही देखने में आया है कि जितनी भी समस्याएं होती हैं वे बी ग्रुप के लोगों की तरफ से आती हैं। मेरे काम में सबसे बड़ी चुनौती है, उसने कहा, कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह प्रेरित किया जाए और उनकी किस तरह की मदद की जाए, वे बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाए। ये आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसा ही होते हैं। आपके विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है।
यह सोचिए कि आप कमजोर हैं, ये सोचिए कि आप में योग्यता कम है, ये सोचिए कि आप असफल हो जाएंगे, ये सोचिए कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचिए कि आप निश्चित रूप से असफल जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय ये सोचिए, मैं महत्वपूर्ण हूं, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूं, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचिए और आप सफलता की चोटी पर पहुंच जाएंगे। जीतने का सीधा सा तरीका ये जानना है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। सुपरवाइजर के पहलू से देखिए और अपने आप से पूछिए कि आप किस आदमी को प्रमोशन देंगे या किस आदमी की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। पहला, उस सेक्रेटरी की जो अपने बॉस के ऑफिस में ना रहने पर मैगजीन पढ़ती है, या उस सेक्रेटरी की जो इसी समय में अपने बॉस के छोटे मोटे काम कर देती है ताकि वापस लौटने पर वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। दूसरा, उस कर्मचारी का जो कहता है कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है, अगर उन्हें मेरे काम का तरीका पसंद नहीं आता तो मैं ये काम छोड़ सकता हूँ। या उस कर्मचारी का जो आलोचना को रचनात्मक रूप से लेता है और ज्यादा अच्छा काम करने का गंभीर प्रयास करता है। तीसरा, उस सेल्समैन का जो ग्राहक को बताता है अरे मैं तो वही करता हूँ जो मुझे करने के लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा बाहर जाओ और देखो आपको कुछ चाहिए तो नहीं। या उस सेल्समैन को जो कहता है मिस्टर ब्राउन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। चौथा, उस फोरमैन को जो किसी कर्मचारी से कहता है सच बात कहूं तो मैं अपने काम को ज्यादा पसंद नहीं करता, ऊपर के लोग मेरे नाक में दम किए रहते हैं, आधे से ज्यादा समय मैं ये समझ ही नहीं पाता कि बॉस क्या बोल रहे हैं। या उस सुपरवाइजर को जो कहता है किसी भी काम में कोई ना कोई गड़बड़ बात तो होती है, परंतु मैं आपको आश्वस्त कर दूं ऊपर के लोग काफी समझदार हैं, वे हमारी समस्याएं समझते हैं और हमारा भला चाहते हैं। क्या इससे आपको पता नहीं चल जाता कई लोग सारी जिंदगी एक ही स्तर पर क्यों बने रहते हैं? उनका सोच और केवल उनका सोच ही वहां बनाए रखता है। एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने मुझे एक बार बताया किस तरह उसकी एजेंसी अपने नए अनुभवहीन लोगों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देती है। कंपनी की नीति यह है, उसने कहा कि हम किसी भी नए युवक को शुरुआती सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दें। आमतौर पर यह युवक कॉलेज ग्रेजुएट होता है और हम शुरू में इस मेल बॉय का काम सौंपते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डाक पहुंचाने के लिए किसी कॉलेज ग्रेजुएट की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य यह होता है इस नए युवक को हमारी एजेंसी के सभी तरह के कामों का अनुभव हो जाए। जब वो ये काम अच्छी तरह से सीख लेता है तो हम उसे नया काम देते हैं। कभी कभार ये होता है जब हम उस नए युवक को बताते हैं कि उसे शुरुआत में डाक लाना और ले जाना है तो उसे लगता है कि डाकिए का काम करना छोटा और महत्वहीन है। जब ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं हमने गलत आदमी चुन लिया है। अगर उसमें यह देखने की दूरदृष्टि नहीं है कि मेल बॉय का काम सीखना जरूरी है, कि यह महत्वपूर्ण कार्यों की दिशा में पहला व्यवहारिक कदम है, तो हमारी एजेंसी में उसका कोई भविष्य नहीं है। याद रखें, एग्जीक्यूटिव जब इस सवाल का जवाब सोचते हैं उस स्तर पर वो आदमी क्या करेगा इसके पहले वे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अभी वो जो काम कर रहा है वह कैसा कर रहा है। यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है, वो जो दमदार, सीधा सा और आसान है, आगे पढ़ने से पहले इसे कम से कम 5 बार पढ़ें। वह आदमी जो सोचता है उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है, और बेहतर काम का मतलब होता है ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा खुश। वह आदमी जो सोचता है उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं वह बेहतर काम कैसे कर सकता है, और बेहतर काम का मतलब होता है ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा सुख। हम सभी ने देखा होगा बच्चे किस तरह जल्दी से अपने माता पिता के रवैये, आदतें, डर और रुचियों को सीख लेते हैं। चाहे भोजन की रुचि हो, व्यवहार के तरीके हो, धार्मिक और राजनीतिक विचार हो, या किसी और तरह का व्यवहार हो। बच्चा आमतौर पर अपने माँ बाप के सोच का जीता जागता प्रतिबिंब होता है, यह नकल करके सीखता है, और यही वयस्कों के साथ भी होता है। लोग जिंदगी भर दूसरों की नकल करते रहते हैं। वे अपने लीडर्स और सुपरवाइजर्स की नकल करते हैं, उनके विचारों और कार्यों पर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप इसे आसानी से परख सकते हैं। अपने किसी दोस्त और बॉस का अध्ययन करें और ये देखें दोनों के सोच और कार्यों में कितनी समानता है। आपका दोस्त इन क्षेत्रों में अपने बॉस की नकल कर सकता है: भाषा और शब्दों का चयन, सिगरेट पीने का तरीका, चेहरे के कुछ भाव और आदतें, कपड़ों का चुनाव और कार का चयन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में समानता दिखाई दे सकती है। नकल की शक्ति को देखने का एक और तरीका कर्मचारियों के रवैये और बॉस के रवैये की तुलना करना है।
अगर बॉस नर्वस, तनावग्रस्त, चिंतित होगा तो उसके करीबी सहयोगी भी इसी तरह के होंगे। परंतु जब मिस्टर बॉस सफल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उनके कर्मचारी भी सफल और अच्छा महसूस करते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है, हम अपने काम के बारे में जिस तरह सोचते हैं उससे तय होता है हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में किस तरह सोचेंगे। हमारे अधीनस्थों का काम के बारे में जो रवैया होता है वो काम के बारे में हमारे अपने रवैये का प्रतिबिंब होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे अच्छे बुरे रवैये का असर हमारे अधीनस्थों के रवैये पर पड़ता है, जिस तरह किसी बच्चे पर अपने माँ बाप के रवैये का पड़ता है। सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, उत्साह। कभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट के उत्साही सेल्समैन ने आपको यानी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज्यादा रोमांचित कर दिया हो? या कभी आपने गौर किया कि किसी उत्साही धर्मोपदेशक या वक्ता ने अपने श्रोताओं को उत्साही और सजग बना दिया हो? अगर आप में उत्साह होगा तो आपके आसपास के लोगों में भी उत्साह होगा। परंतु आप अपने भीतर उत्साह किस तरह भर सकते हैं? मूलभूत कदम आसान है, उत्साहपूर्ण सोचिए, हमेशा आशावादी प्रगतिशील विचार रखिए, यह बहुत बढ़िया काम है और मैं ये काम कर सकता हूँ। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। उत्साह के बारे में सोचिए और आप उत्साही बन जाएंगे। अपने अधीनस्थों से अच्छी क्वालिटी का काम करवाने के लिए आपको उस काम के बारे में उत्साही होना पड़ेगा। दूसरे भी आपके उत्साह को देखकर उत्साहित हो जाएंगे और आपका काम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। परंतु अगर आप नकारात्मक रूप से अपनी कंपनी को खर्च, सप्लाई, समय और दूसरे छोटे छोटे तरीकों से धोखा देते हैं तो आप अपने अधीनस्थों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप देर से ऑफिस आएंगे और जल्दी चले जाएंगे तो आप अपने कर्मचारियों से क्या उम्मीद करेंगे? हमें अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में सही रवैया रख सकें। हमारे सुपीरियर हमारे काम की क्वालिटी और क्वांटिटी का मूल्यांकन करते समय उसी काम का मूल्यांकन करते हैं जो हमारे अधीनस्थों ने किया है। इसे इस तरह से देखें, आप किसी डिवीजन सेल्स मैनेजर का प्रमोशन देंगे? उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन बढ़िया काम कर रहे हैं, या उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन केवल औसत प्रदर्शन कर रहे हैं? या आप किसी प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर प्रमोशन देंगे? उस सुपरवाइजर को जो अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेता है, या उस सुपरवाइजर को जिसका डिपार्टमेंट लक्ष्य से काफी पीछे रहता है? यहाँ दो सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप दूसरों से अच्छा और ज्यादा काम करवा सकते हैं। पहला, हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखिए ताकि आपके अधीनस्थ भी सीख लें कि काम के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। दूसरा, जब आप हर दिन काम पर जाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा हूं जिससे सामने वाला कुछ सीख ले सके? क्या मेरी आदतें ऐसी हैं जो मैं अपने अधीनस्थों में देखना चाहूंगा? हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। कुछ महीने पहले एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन ने मुझे सफलता दिलाने वाले तकनीक के बारे में बताया। ये तकनीक बहुत बढ़िया थी, इसे पढ़ें। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा टेलीफोन करना, सेल्समैन ने बताया, जिसमें हम 2 घंटे तक अपने संभावित ग्राहकों को फोन करके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले कार बेचना शुरू किया तो मुझे यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी। मैं संकोची और डरा हुआ रहता था और मैं जानता था मेरी आवाज फोन पर कैसी सुनाई देती होगी। सामने वाले आदमी के लिए बोलना स्वाभाविक ही होता था, सॉरी मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, और इसके बाद वो फोन काट देता था। हर सोमवार की सुबह हमारे सेल्स मैनेजर एक सेल्स मीटिंग लेते थे। ये मीटिंग बहुत प्रेरणादायक हुआ करती थी और इससे मुझे काफी प्रेरणा मिलती थी, और इसका परिणाम यह होता था, सोमवार को मैं सप्ताह के किसी और दिन के मुकाबले ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता था। परंतु समस्या यह थी, सोमवार की मेरी प्रेरणा मंगलवार को खत्म हो जाती थी और बाकी हफ्ते मेरा प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक हुआ करता था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा सेल्स मैनेजर मुझे प्रेरित कर सकता है तो मैं अपने आप को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता? क्यों ना मैं फोन कॉल करने के पहले अपने आप को एक प्रेरक भाषण दूं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा। बिना किसी को बताए मैं खाली मैदान में गया और एक खाली कार में बैठ गया। वहां कुछ देर बैठकर मैंने खुद से बातें की। मैंने अपने आप को बताया, मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूं। मैं अच्छी कारें बेचता हूं और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को मैं फोन कर रहा हूं उन्हें इन कारों की जरूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूं। शुरुआत से यह आत्म प्रेरक तकनीक सफल हुई। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे फोन करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। मैं फोन करने के लिए उत्सुक होने लगा। मैं आजकल खाली प्लॉट में खाली कार में बैठकर खुद को प्रेरणा नहीं देता, परंतु मैं अभी इस तकनीक का प्रयोग करता हूँ। किसी भी नंबर को डायल करने से पहले मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ और मैं सफल होने जा रहा हूँ और मुझे सफलता मिलती है।
ये बहुत शानदार विचार है, नहीं क्या? सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको ये अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। अपने आप को प्रेरक चर्चा करें और ये जानें कि ऐसा करने से आप कितने बड़े और विश्वासपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें हर आदमी को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय पर बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उसके घुटने कांप रहे थे और उसके हाथ थरथरा रहे थे। वो भूल गया था वो क्या कहने वाला था। 5 या 6 मिनट तक इधर उधर की बात करने के बाद वो पूरी तरह असफल होकर बैठ गया। सत्र के बाद मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि वो अगले सत्र की शुरुआत के 15 मिनट पहले वहां आ जाए। वो वादे के मुताबिक अगले सत्र के 15 मिनट पहले वहां आ गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था मैं फ्लॉप होने वाला हूं। मैं यह सोचता जा रहा था लीडर बनने के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। मैंने ये याद करने की कोशिश की मैं क्या बोलने वाला हूं, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। यही तो मैंने बीच में बोला, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने के पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया। आपने आपको विश्वास दिला दिया आप असफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आप असफल हो गए। साहस बढ़ाने के बजाय आपने डर बढ़ाने का विकल्प चुना। अब इस शाम को सत्र शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है। मैंने उससे कहा मैं चाहता हूं अब आप ये करें। अगले कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हॉल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूं। मैं अपनी बात सच्चे दिल से कहूंगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में आएं और अपना भाषण शुरू कर दें। काश कि आप वहां होते और दोनों भाषणों के अंतर को सुन सकते। उस छोटी सी खुद की दी गई प्रेरणादायक चर्चा का असर यह हुआ वो बहुत बढ़िया भाषण देने में कामयाब हुआ। संदेश प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों से खुद को छोटा ना बनाएं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और सचमुच बड़े बन जाएंगे। खुद को खुद के हाथों बेचने का विज्ञापन बनाएं। 1 मिनट के लिए अमेरिका के बेहद लोकप्रिय ब्रांड कोका कोला के बारे में सोचें। हर दिन आपकी आंख या कान में कई बार कोक दिखाई या सुनाई देता है। जो लोग कोका कोला बनाते हैं वे आपको लगातार कोक बेचते हैं और इसके पीछे एक कारण होता है। अगर वे आपको लगातार कोक नहीं बेचेंगे तो हो सकता है कि कोक में आपकी रुचि कम हो जाए और एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाए। इससे उनकी बिक्री घट जाएगी। परंतु कोका कोला कंपनी ऐसा नहीं होने देती। वे आपको बहुत बार सामान बेचते हैं, बार बार बेचते हैं। हर दिन हम लोग ऐसे आधे जिंदा आधे मुर्दा लोगों को देखते हैं जिन्होंने खुद को खुद के हाथों नहीं बेचा है। उनमें अपने सबसे महत्वपूर्ण सामान यानी खुद के लिए कोई आत्म सम्मान नहीं है। ये लोग निराश हैं, खुद को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है उनकी कोई हस्ती नहीं है और चूंकि उन्हें ऐसा लगता है इसलिए सचमुच ऐसा ही होता है। आधे जिंदा आधे मुर्दा आदमी को इस बात की जरूरत है कि वो खुद को खुद के हाथों बेच दे। उसे महसूस करना होगा कि वो एक फर्स्ट क्लास आदमी है। उसे खुद पर सच्चा पूरा विश्वास करना ही होगा। टॉम स्टैली एक युवक है जो तेजी से सफलता के रास्ते पर जा रहा है। टॉम दिन में 3 बार खुद को खुद के हाथों बेचता है और वह ऐसा टॉम स्टैली के 60 सेकंड के विज्ञापन के माध्यम से करता है। वो अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पर्स में अपने साथ रखता है। इस विज्ञापन में उसने क्या लिखा है? टॉम स्टैनली से मिले एक महत्वपूर्ण सचमुच महत्वपूर्ण व्यक्ति। टॉम आप एक बड़े चिंतक हैं इसलिए आप बड़ा सोचें। हर चीज के बारे में बड़ा सोचें। आप में बढ़िया काम करने की बहुत बड़ी योग्यता है इसलिए हमेशा बढ़िया काम करें। टॉम आप सुख प्रगति और अमीरों में विश्वास करते हैं इसलिए सिर्फ सुख के बारे में बात करें, सिर्फ प्रगति के बारे में बात करें, सिर्फ अमीरी के बारे में बात करें। आप में बहुत क्षमताएं हैं टॉम, आप में बहुत क्षमताएं हैं इसलिए आप अपनी क्षमताओं का उपयोग अपने नौकरी में करें। आपको कोई चीज सफल होने से रोक नहीं सकती टॉम, कोई भी चीज। टॉम आप उत्साही हैं, अपने उत्साह को सबके सामने दिखने दें। आप अच्छे दिखते हैं टॉम और आप अच्छा अनुभव करते हैं, ऐसे ही बने रहें। टॉम स्टैली आप कल बहुत बढ़िया आदमी थे और आप आज उससे भी बढ़िया आदमी बनकर दिखाएंगे। अब ऐसा करके दिखाएं टॉम, आगे बढ़ें। टॉम मानता है इस विज्ञापन की मदद से वो इतना सफल और महत्वपूर्ण बन पाया। खुद को खुद के हाथों बेचने से पहले मैं सोचा करता था कि मैं हर एक की तुलना में हीन हूँ, छोटा हूँ। अब मैं महसूस करता हूँ मेरे पास सफल होने के सारे गुण हैं और मैं सफल हो रहा हूँ और मैं हमेशा सफल होता रहूंगा। आप अपना खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन कैसे बनाएं? पहले तो अपने गुणों को चुनें।
आप में कौन सी योग्यताएं और काबिलियत हैं। खुद से पूछें, मुझ में क्या खास बात है। अपने बारे में वर्णन करते समय जरा भी संकोच ना करें। इन गुणों को एक कागज पर अपने शब्दों में लिख लें। फिर अपने बारे में विज्ञापन लिखें। टॉम स्टैली के विज्ञापन को एक बार फिर पढ़ें। ये देखें कि वो किस तरह टॉम से बात करता है। अपने आप से बात करें, बिल्कुल स्पष्ट रहें। जब आप विज्ञापन तैयार करें तो किसी और के बारे में ना सोचें, खुद के बारे में सोचें। तीसरी बात, आप दिन में कम से कम एक बार इस विज्ञापन को अकेले में जोर से पढ़ें। शीशे के सामने पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा। इसे पढ़ते समय शारीरिक गतिविधियों की भी मदद लें। अपने विज्ञापन को दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ें। इसे पढ़ते समय अपने शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो जाने दें। इसे जोश के साथ पढ़ें। चौथी बात, आप अपने विज्ञापन को हर दिन चुपचाप कई बार पढ़ें। जब भी आपको किसी परिस्थिति में साहस की जरूरत हो, इसे पढ़ें। जब भी आप खुद को निराश या असफल पाएं, इसे पढ़ें। अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पास रखें और इसका प्रयोग करें। एक बात और, बहुत से लोग, शायद ज्यादातर लोग, सफलता की इस तकनीक को पढ़कर हंस सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये लोग यह मानने को तैयार नहीं होते कि विचारों को नियंत्रित करके सफलता पाई जा सकती है। परंतु मेहरबानी करके औसत आदमियों के फैसलों को मत मानिए। अगर औसत आदमी नहीं है, अगर आपको खुद के हाथों खुद को बेचने के सिद्धांत के बारे में कोई शंका है, तो अपनी पहचान के सबसे सफल आदमी से सलाह लीजिए कि वो इस बारे में क्या सोचता है। उससे पूछिए और फिर खुद को हाथों खुद को बेचना शुरू कीजिए। अपने सोच को विकसित कीजिए। महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचिए। अपने सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कार्यों को विकसित करना, और इसी से सफलता मिलती है। यहाँ आपको एक आसान तरीका बताया जा रहा है जिसकी मदद से आप महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोच पाएंगे। नीचे दिए गए फॉर्म को मार्गदर्शक की तरह प्रस्तुत करें। मैं किस तरह सोचता हूँ, चेकलिस्ट। परिस्थिति नंबर 1, जब मैं चिंतित होता हूँ, खुद से पूछें, क्या कोई महत्वपूर्ण आदमी इस बारे में चिंतित होगा? क्या मेरे पहचान का सबसे सफल आदमी इस बात से विचलित होगा? दूसरा, एक विचार, अगर ये विचार किसी महत्वपूर्ण आदमी के पास होता तो वो क्या करता? तीसरा, मेरा पहनावा, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसके पास अधिकतम आत्मसम्मान है? चौथा, मेरी भाषा, क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूँ? पांचवा, जो मैं पढ़ता हूँ, क्या महत्वपूर्ण आदमी से पढ़ते हैं? छठा, चर्चा, क्या सफल लोग ऐसी चर्चा करते हैं? सातवां, जब मैं गुस्सा होता हूँ, क्या कोई महत्वपूर्ण आदमी इस बात पर गुस्सा होता है? नौवां, मेरे मजाक, क्या महत्वपूर्ण आदमी इस तरह के मजाक करते हैं? नौवां, मेरी नौकरी, महत्वपूर्ण आदमी अपने नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं? अपने दिमाग में यह सवाल जमा कर बिठा लें, क्या महत्वपूर्ण आदमी इसी तरीके से काम करता है? बड़े ज्यादा सफल बनने के लिए सवाल का उपयोग करें। और यहीं पर बड़ी सोच का बड़ा जादू का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा इसको जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।